अब हम बात करेंगे सीएनएस इन्फेक्शंस के बारे में। सबसे पहला इन्फेक्शन सीएनएस का जो पड़ रहा है दैट इज पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के अंदर जो है बहुत सारे एमसीक्यू तो आपके मोस्ट कॉमन कॉज पे पूछे जाएंगे, तो पहले वो समझते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर पायोजेनिक मेनिंजाइटिस इन अडोलसेंट्स? अडोलसेंट्स में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है निजेरिया मेनिंजाइटिस। अडल्ट्स और एल्डरली के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? स्ट्रेप निमोनिया। फिर आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पायोजेनिक मेनिंजाइटिस जो कि एपिडेमिक कॉज करवा दे, उसका भी आंसर हो जाएगा निजेरिया मेनिंजाइटिस। और फिर अगर आपको पूछ लिया गया कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, तो उसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेप निमोनिया। एक और बैक्टीरिया होता है जो कि होता है आपका लिस्टीरिया, जो कि काफी कॉमनली नियोनेट्स और एल्डरली के अंदर जो है पायोजेनिक मेनिंजाइटिस कॉज करवाता है। अब पायोजेनिक मेनिंजाइटिस का एक ट्रायड होता है क्लिनिकल फीचर्स का जो आपको पता होना चाहिए। फीवर प्रेजेंट होगा, हेडेक प्रेजेंट होगा और नेक रिजिडिटी प्रेजेंट होगा। फीवर का तो ऑब्वियस है कि इन्फेक्शन है, तो फीवर तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। नेक रिजिडिटी प्रेजेंट होती है ड्यू टू मेनिंजियल इरिटेशन, ड्यू टू मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन, क्योंकि मेनिंजाइटिस है ना, मेनिंजेस का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो मेनिंजियल इरिटेशन के कारण आपको जो है नेक रिजिडिटी देखने को मिलती है। अब ये नेक रिजिडिटी को एलिसिट करने के लिए आपके पास दो साइंस है, एक है कर्निक साइन और एक है ब्रुजडिन्स्की साइन। ये दोनों साइंस इस मेनिंजाइटिस के पेशेंट में पॉजिटिव आएगी। कर्निक साइंस के अंदर क्या करना होता है? आप फ्लेक्स करते हो हिप एंड नी, इन दोनों जॉइंट्स को, हिप जॉइंट और नी जॉइंट, इन दोनों जॉइंट्स को आप जो है पेशेंट के फ्लेक्स करते हो। उसके बाद आप एंकल को होल्ड करते हो और उसके बाद नी जॉइंट को जो है आप एक्सटेंड कर दोगे। ये करते हो आप कर्निक साइन के अंदर। इसके बाद पेशेंट को पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, तो फिर ये साइन आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, कर्निक साइन। दूसरी होती है ब्रुजडिन्स्की साइन। ब्रुजडिन्स्की साइन में आप क्या देखते हो कि ऑन फ्लेक्शन ऑफ नेक ऑफ द पेशेंट, पेशेंट विल आल्सो फ्लेक्स द नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट। ये अगर ऐसा करता है पेशेंट, तो फिर वो ब्रुजडिन्स्की साइन जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, इंडिकेटिंग कि पेशेंट के अंदर नेक रिजिडिटी प्रेजेंट है। अब क्लिनिकल फीचर्स अगर प्रेजेंट होते हैं ना, तो डायरेक्टली कंफर्म नहीं कर देता द डायग्नोसिस ऑफ पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। फॉर कंफर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस आपको सीएसएफ एनालिसिस करना पड़ेगा। अब सीएसएफ एनालिसिस करने के लिए हमको सीएसएफ का सैंपल चाहिए। उसके लिए आपको डायग्नोस्टिक लंबर पंचर करना पड़ेगा। जब लंबर पंचर करोगे तो आपको 20 ml ऑफ सीएसएफ को जो है निकालना है। अब 20 ml सीएसएफ आपने निकाला, उसमें से पहला 5 ml जो है वायल नंबर 1 के अंदर जाएगा फॉर द टेस्टिंग ऑफ ग्लूकोज लेवल्स एंड प्रोटीन लेवल्स टू द बायोकेमिस्ट्री लैब। दूसरा जो 5 ml है वो सेकंड वाले वायल में जाएगा फॉर स्टेनिंग एंड कल्चर टू द माइक्रोबायोलॉजी लैब। तीसरा वाला जो वायल है 5 ml का, ये जाएगा फॉर सेल काउंट। और चौथा वाला जो वायल है, ये आप एडिशनल टेस्ट के लिए रखते हो कि आपको कोई एडिशनल टेस्ट और करनी रही, या फिर कोई इन तीनों वायल में से खराब हो गया, तो उसके लिए आप जो है चौथा वायल स्पेयर में रखते हो। अब आप थोड़ा सा ये दिमाग लगाइए कि तीसरा वायल हमने क्यों यूज किया सेल काउंट को काउंट करने के लिए। कभी कभार क्या हो सकता है ना, ट्रॉमेटिक लंबर पंचर हो सकता है। ट्रॉमेटिक लंबर पंचर मतलब क्या कि सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर तो आपका गया नीडल, लेकिन वहां किसी सब एरेक्नोइड वेसल को आपने पंचर कर दिया जिसके कारण ब्लीडिंग हो गई। तो उसके कारण क्या होगा ना कि पहले वायल में तो बहुत सारा रेड ब्लड सेल्स आ जाएंगे सीएसएफ के साथ, दूसरे वायल में भी थोड़े बहुत रेड ब्लड सेल्स आएंगे, लेकिन तीसरे वायल तक जो आपका रेड ब्लड सेल्स है वो क्लियर हो जाएगी और क्लियर सीएसएफ आपको दिखेगा तीसरे वायल तक। इसीलिए तीसरे वायल को हम यूज करते हैं सेल काउंट के लिए, ताकि ट्रॉमेटिक लंबर पंचर भी हो तो भी आपको तीसरे वायल के अंदर जो है सेल काउंट करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इसके अंदर कोई आरबीसीज नहीं होंगे, क्योंकि पहले और दूसरे वायल के अंदर आप आरबीसीज का काउंट कर ही नहीं सकते। पर ये ट्रॉमेटिक लंबर पंचर की बात चल रही है। अगर आपका नॉर्मल लंबर पंचर हो गया, कोई वेसल ब्लीड नहीं करी, तो फिर आपको सारे के सारे वायल्स के अंदर जो सीएसएफ मिलेगा वो क्लियर मिलेगा। फिर हम बात करते हैं सीएसएफ एनालिसिस कैसे करोगे। ये नॉर्मल फीचर्स है सीएसएफ के, और ये पायोजेनिक मतलब बैक्टीरिया अगर इन्फेक्ट कर रहा है मेनिंजाइटिस को, तो आपको कैसे फीचर देखने को मिलेंगे वो है। पहला ओपनिंग प्रेशर सीएसएफ का जो ओपनिंग प्रेशर होता है नॉर्मली वो 50 टू 180 मिलीमीटर ऑफ वाटर होता है। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के अंदर ये मोर देन 180 मिलीमीटर ऑफ वाटर होता है। अपीयरेंस की अगर हम बात करते हैं तो सीएसएफ का अपीयरेंस कैसा रहेगा? नॉर्मली क्लियर रहता है। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के केस में वो होगा टर्बिड अपीयरेंस। फिर हम बात करते हैं सेल काउंट के बारे में। तो सेल काउंट होता है लेस देन 5, नॉर्मली मतलब 5 से कम सेल्स होता है। लेकिन आपको पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा? प्लियोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इनसाइड द सीएसएफ। और पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में कौन सा सेल प्रिडोमिनेंटली आपको बढ़ता हुआ दिखेगा? न्यूट्रोफिल्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। फिर हम बात करते हैं प्रोटीन की वैल्यू के बारे में। 15 टू 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये आपकी नॉर्मल वैल्यू थी प्रोटीन की इनसाइड दी सीएसएफ।
पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के अंदर ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यू होती है 40 से 70, ये आपको 40 से जो है बहुत कम देखने को मिलेगी। ओके, तो जब ग्लूकोज के लेवल्स कम हो जाते हैं सीएसएफ के अंदर, तो उसको हम एक टर्म देते हैं जिसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइकोराइजिया। हाइपोग्लाइकोराइजिया, ठीक है। फिर अब ट्रीट कैसे करोगे इस पेशेंट को? देखो, ट्रीट करने के लिए सबसे पहले आप दोगे स्टेरॉइड। अब स्टेरॉइड दोगे और उसके 20 मिनट के बाद दोगे आप एंटीबायोटिक। अब इसका रीजन है कि हम पहले स्टेरॉइड क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता है ना, स्टेरॉइड जो है ये इम्यूनिटी को कम करता है, और चूंकि वो इम्यूनिटी को कम करते हैं तो इन्फेक्शन के अंदर आप स्टेरॉइड्स क्यों दोगे? इसका रीजन होता है, अगर आपने डायरेक्टली एंटीबायोटिक दे दिया, तो डायरेक्टली एंटीबायोटिक देने पे क्या करेगा, ये एंटीबायोटिक आपके बैक्टीरिया को किल कर देगा, और बैक्टीरिया का जो एंडोटॉक्सिन है वो रिलीज हो जाएगा, और ये एंडोटॉक्सिन क्या कॉज करेगा? सेरेब्रल इडिमा कॉज करेगा ब्रेन के अंदर, एंड दिस सेरेब्रल इडिमा कैन कॉम्प्लिकेट द पेशेंट, और कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है सेरेब्रल इडिमा। इसीलिए उस सेरेब्रल इडिमा को जो एंटीबायोटिक देने के बाद होने वाला है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पहले ही क्या देते हैं, पहले ही हम जो है डेक्सामेथासोन दे देते थे 10 मिलीग्राम आईवी, और इसके 20 मिनट के बाद जो है हम एंटीबायोटिक देंगे। इसके 20 मिनट के बाद हम क्या देंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पेशेंट के हॉस्पिटल के अंदर आने के 6 हॉस्पिटल के अंदर आने के 60 मिनट के अंदर अंदर आपको डेक्सामेथासोन और एंटीबायोटिक इन दोनों का डोज जो है दे देना है। कोई भी पेशेंट आपके पास ट्रायड के साथ आता है, ट्रायड कौन सा? फीवर का, नेक रिजिडिटी का, और हेडेक का। इस 3 कंप्लेंट के साथ जो भी पेशेंट आएगा, उसको आपको जो है 60 मिनट के अंदर डेक्सामेथासोन और एंटीबायोटिक इसका डोज दे देना चाहिए, ठीक है। अब आप एम्पेरिकल थेरेपी कैसे डिसाइड करोगे, क्योंकि आपको पेशेंट के आते आते 60 मिनट के अंदर तो कल्चर मीडिया नहीं पता चल जाएगा ना कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो आपको एम्पेरिकल थेरेपी जो है एडोलसेंट्स के अंदर सेफ्ट्रैक्सोन की रखनी है, आईवी 7 दिन के लिए, ठीक है। एम्पेरिकल थेरेपी फॉर अडल्ट्स क्या है? अडल्ट्स के लिए है आईवी सेफ्ट्रैक्सोन प्लस वैंकोमाइसिन 14 डेज के लिए। और एम्पेरिकल थेरेपी एल्डरली के लिए क्या है? एल्डरली के लिए आपको आईवी सेफ्ट्रैक्सोन और वैंकोमाइसिन देना है अलॉन्ग विद आईवी एम्पिसिलिन फॉर 21 डेज। सेफ्ट्रैक्सोन, वैंकोमाइसिन प्लस एम्पिसिलिन आईवी देना है फॉर 21 डेज एल्डरली के अंदर। अब अगर आपको ये बता दूं कि नॉर्मली आपके पास अगर कल्चर आ गया, मान लीजिए 1 घंटे में आपको ऑर्गेनिज्म ही पता चल गया कि जिस ऑर्गेनिज्म ने कॉज किया हुआ है, और अगर वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपका निजेरिया मेनिंजाइटिस है, तो सिर्फ 7 दिन के लिए आईवी सेफ्ट्रैक्सोन दीजिए। अगर आपका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपका स्ट्रेप निमोनिया है, तो सिर्फ और सिर्फ आईवी सेफ्ट्रैक्सोन प्लस वैंकोमाइसिन दोगे 14 दिन के लिए। और अगर आपका पॉजिटिव एजेंट लिस्टेरिया है, तो सिर्फ और सिर्फ आईवी एम्पिसिलिन दोगे फॉर 21 डेज। पर आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। फिर हम बात करते हैं न्यूरो ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में। तो न्यूरो ट्यूबरक्यूलोसिस जो है, ये ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस की तरह प्रेजेंट कर सकता है, ट्यूबरक्यूलोमा की तरह प्रेजेंट कर सकता है, ट्यूबरक्यूलर एब्सेस की तरह प्रेजेंट कर सकता है, एज वेल एज एनसेफेलोपैथी की तरह प्रेजेंट कर सकता है। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो होता है न्यूरो ट्यूबरक्यूलोसिस का, वो होता है ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस की तरह। अब ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस में आपको 5 लीजन्स देखने को मिलते हैं। 5 लीजन्स कौन से होते हैं? पहला होता है मेनिंजियल एक्सुडेट्स, मतलब ब्रेन का जो बेस होता है उसमें बैसिला ऐसे एक्सुडेट्स बना देते हैं, ओके, जमा होके। उसको हम कहते हैं मेनिंजियल एक्सुडेट्स, जो कि बेसल होते हैं। और ये जो बेसल मेनिंजियल एक्सुडेट्स होते हैं, ये रिएक्टिवेट हो सकते हैं, और रिएक्टिवेशन के बाद फिर से इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। मतलब ट्रीटमेंट के बाद ये वहीं पर रहेंगे, ट्रीटमेंट के बाद आपका मेनिंजाइटिस क्योर हो जाएगा, लेकिन ये बैक्टीरिया आपके ये बैसिला है जो बेसल पार्ट ऑफ ब्रेन के अंदर बैठे हुए हैं एक्सुडेट्स फॉर्म करके, ये फिर से रिएक्टिवेशन कॉज कर सकते हैं इन्फेक्शन का। दूसरा लीजन जो आपको ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस के अंदर देखने को मिलेगा, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंड आर्टरीज। मतलब जो आर्टरीज होती है उनके एंड में आपको इन्फ्लेमेशन दिखेगा, जिसको हम बोलेंगे एंड आर्टराइटिस। और इसी एंड आर्टराइटिस हमको क्या कहते हैं? इसी एंड आर्टराइटिस के कारण इंफार्क्शन हो सकता है। फिर साथ में जो लीजन है जहां पर आपका ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस हो रहा है, उसके सराउंडिंग जोन में आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है, जिसको हम कहेंगे बॉर्डर जोन एनसेफेलाइटिस। उसके अलावा जो आपको बताया था कि बेसल पार्ट ऑफ ब्रेन के अंदर आपको मेनिंजियल एक्सुडेट्स दिख रहे थे, इसके कारण जो वेंट्रिकल्स ड्रेन करते हैं ब्रेन को, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकते हैं एट द बेस ऑफ द ब्रेन ड्यू टू दिस मेनिंजियल एक्सुडेट्स, रिजल्टिंग इनटू ऑब्स्ट्रक्टिव नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। और लास्ट में आपको जो एक रिंग एनहांसिंग लीजन दिखेगा एमआरआई के ऊपर, दैट इज ट्यूबरक्यूलोमा। ये 5 लीजन्स आपको देखने को मिलते हैं ऑन ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस। सीएसएफ एनालिसिस अगर करोगे तो आपको बेस में, सीएसएफ के बेस में कुछ स्पाइडर वेब टाइप का दिखेगा, जिसको हम बोलेंगे कॉब वेब अपीयरेंस ऑफ सीएसएफ। प्लियोसाइटोसिस मतलब सेल काउंट जो रहेगा आपके सीएसएफ का बड़ा हुआ रहेगा, प्रीडोमिनेंटली लिम्फोसाइट्स रहेंगे। प्रोटीन की वैल्यू इंक्रीज रहेगी, और ग्लूकोज की जो लेवल्स होंगे वो माइल्डली डिक्रीज होंगे। जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट करते हो आप ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस के लिए, वो होता है आपका सीएसएफ का कल्चर। ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे?
ट्रीटमेंट आप करोगे एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी दोगे 12 से 18 महीनों के लिए। नॉर्मली अगर पल्मोनरी टीबी होता है तो उसमें हम एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी देते हैं 6 से 9 महीने के लिए। यहाँ पर हम 12 से 18 महीने के लिए एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी इसलिए दे रहे हैं ताकि रिएक्टिवेशन को भी कंट्रोल कर दिया जा सके। स्टेरॉइड्स हम देते हैं 2 महीनों के लिए, और स्टेरॉइड्स देने का सिर्फ एक ही कारण होता है, एंड आर्टराइटिस। इट वाज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंड पार्ट ऑफ द आर्टेरिस जो कि इन्फाक्ट कॉज कर रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम स्टेरॉइड्स देते हैं 2 महीने के लिए। अब इस सवाल को अगर देखोगे, इसमें बोला गया कि एक यंग मेल है जो कि डायग्नोज था एंड सफर कर रहा था फ्रॉम ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, एंड ही वाज स्टार्टेड ऑन एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी फॉर 1 month. 1 month later he presents with worsening of the sensorium in spite of good compliance. All of the following are justified as urgent investigation in the patient except. अब 1 महीने से पेशेंट एटीटी ले रहा था, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी ले रहा था, दैट टू विथ गुड कंप्लायंस, और वो अब प्रेजेंट कर रहा है विथ वर्सनिंग ऑफ द सेंसोरियम। तो हम समझते हैं कि एक पेशेंट जिसको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है, ओके, और वो एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी ले रहा है 1 महीने से, उसके अंदर क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं ऑफ वर्सनिंग सेंसोरियम, दैट इज ड्राउजीनेस। पहला तो कॉज हो सकता है एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी इंड्यूस्ड हेपाटाइटिस। जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होते हैं 4, दैट इज हर्जी, जो जिसे हम कहते हैं, जो कि इंटेंसिव फेज में हम चारों ड्रग देते हैं ना, हर्जी चारों के चारों ड्रग्स देते हैं, हाँ जी। तो इस हर्जे में सबसे जो ज्यादा हेपेटोटॉक्सिक होता है वो होता है पायरेंजिनामाइड। लेकिन ये सारे के सारे ड्रग्स अगर देखोगे तो कुछ ना कुछ हद तक हेपेटोटॉक्सिक है। सबसे ज्यादा आपका जो पायरेंजिनामाइड है वो हेपेटोटॉक्सिक है। तो ये कॉज कर सकते हैं आपका एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, जो कि आगे जाकर कॉम्प्लिकेट हो सकती है इनटू हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी रिजल्टिंग इनटू सेंसोरियम। दूसरा, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर आपको जो है इंक्रीज आईसीटी देखने को मिल सकता है, दैट इज इंक्रीज इंट्राक्रेनियल टेंशन देखने को मिल सकता है, जो कि रिजल्ट करेगा इन द रिलीज ऑफ ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। जब ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड का रिलीज होगा तो ये सोडियम और वाटर दोनों को यूरिन के अंदर वॉश आउट करेगा, जिसको हम कहते हैं एज अ डिसीज, दैट इज सेरेब्रल सॉल्ट वेस्टिंग डिसीज। ठीक है। तो तीसरी जो चीज आपको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर देख सकती है विच कैन रिजल्ट इनटू सेंसोरियम वर्सनिंग ऑफ सेंसोरियम, दैट इज ड्राउजीनेस, वो है ट्यूबरक्यूलोमा एंड इन्फार्क्ट एंड हाइड्रोसेफेलस। ये तीनों चीजें ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के पेशेंट के अंदर ड्राउजीनेस या फिर डिक्रीज सेंसोरियम कॉज कर सकती है। तो आपके पास 5 कॉजेस हो गए जो कि डिक्रीज सेंसोरियम कॉज करेंगे इन अ पेशेंट ऑफ ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, जो कि 1 महीने से एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी ले रहा है। अब आप एटीटी इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस को जानने के लिए जो एलएफटी करोगे, आप जो है ट्यूबरकुलोमा और इन्फाक्ट को रूल आउट करने के लिए एमआरआई करोगे, आप हाइड्रोसेफेलस को देखने के लिए सीटी स्कैन करोगे, और आप जो है ब्रेन के अंदर नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स मतलब बीएनपी कुछ रिलीज है क्या, मतलब सेरेब्रल सॉल्ट वेस्टिंग डिसीज को देखने के लिए हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल चेक करेंगे। क्या नहीं करेंगे हम इमीडिएटली, वो रहेगा आपका सीएसएफ एग्जामिनेशन। देखो, अगर पेशेंट में ट्यूबरक्यूलोमा है और उस ट्यूबरक्यूलोमा के कारण मान लीजिए ये वर्सनिंग ऑफ सेंसोरियम हो रहा है, और उस पेशेंट में आप लंबार पंचर करके जो है क्या कर रहे हो, सीएसएफ निकाल रहे हो, तो क्या होगा, ट्यूबरक्यूलोमा नीचे आएगा और पेशेंट ऊपर चला जाएगा भगवान के पास। तो कभी भी आपको जो सीएसएफ एग्जामिनेशन नहीं करना है जब तक आप स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन को रूल आउट ना कर चुके हो। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसका सेंसोरियम वर्सन हो रहा है, तो पहले उस पेशेंट में आप स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन को जो है रूल आउट करोगे, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एमआरआई कराना पड़ेगा। तो एमआरआई तो करना ही करना है। एनसीसीटी आप कराओगे टू रूल आउट हाइड्रोसेफेलस, एंड आप लिवर एंजाइम एंड इलेक्ट्रोलाइट के लेवल्स चेक कराओगे टू रूल आउट एटीटी इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस एंड सेरेब्रल सॉल्ट वेस्टिंग डिसीज। फिर हम बात करते हैं हर्पिज सिम्प्लेक्स एन्सेफेलाइटिस के बारे में। तो इसमें क्या होता है ना कि आपके बॉडी के अंदर हर्पिज सिम्प्लेक्स वायरस एंटर करता है वो ऑल्फैक्टरी नर्व, और वो जाता है ब्रेन के टेम्पोरल लोब के अंदर। टेम्पोरल लोब के अंदर वो कॉज करता है हिमोरेजिक लीजन्स। हिमोरेजिक रीजन्स में आपका ब्लड रिलीज होता है, जिसके अंदर आरबीसीज भी रिलीज होंगे, और ये आरबीसीज टूटेंगे जिसके कारण बिलीरुबिन रिलीज होगा। अब जब बिलीरुबिन आपका सीएसएफ के अंदर रिलीज हो जाएगा, तो जो आपके सीएसएफ का कलर हो जाएगा वो हो जाएगा ज़ैंथोक्रोमिया, मतलब येलो कलर का हो जाएगा आपका सीएसएफ। और सेल काउंट जो रहेगा ना, यहाँ पर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट प्लियोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। प्रोटीन की वैल्यू इंक्रीज दिखेगी और ग्लूकोज की वैल्यू नॉर्मल दिखेगी। ग्लूकोज नॉर्मल क्यों होता है, क्योंकि ये वायरल इंफेक्शन है, तो इसमें ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होता। सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको जो है 3 वायल्स, मतलब सारे वायल्स के अंदर आपको जो है जैंथोक्रोमिक येलो कलर का सीएसएफ जो है देखने को मिलता है। जो आपका ट्रॉमेटिक लंबर पंचर होता था उसमें जो तीसरा वायल होता था वो क्लियर होता था, लेकिन आपको जो है हर्पिज सिम्प्लेक्स इंसेफेलाइटिस वाले इसमें जहां पर टेम्पोरल लोब के अंदर हिमोरेजिक लीजन्स हुए हैं, आपको सारे के सारे वायल्स के अंदर जैंथोक्रोमिया जो है देखने को मिलेगा। क्या ट्रायड होता है हर्पिज सिम्प्लेक्स वायरस के एन्सेफेलाइटिस के अंदर, इसमें फीवर होता है अलॉन्ग विद ऑल्टर्ड सेंसोरियम एंड सीजर्स। सीजर्स और ऑल्टर्ड सेंसोरियम के साथ आपको जो है फीवर देखने को मिलता है। एमआरआई पे आपको टेम्पोरल हाइपर इंटेंसिटीज देखने को मिलेगी,
ट्रीटमेंट के अंदर आप एसाइक्लोविर दोगे अलॉन्ग विद आईवी एसाइक्लोविर दोगे फॉर 21 डेज। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट जो होती है आपके herpes सिम्प्लेक्स इंसेफेलाइटिस के लिए वो होती है पीसीआर फॉर एचएसवी इन सीएसएफ। फिर हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी, जिसको हम पीएमएलई के नाम से भी जानते हैं। ये आपके जेसी वायरस के कारण होता है। जेसी वायरस जिस सेल लिनिएज को आपके सीएनएस के अंदर अटैक करता है दैट इज ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स पूरे सीएनएस सिस्टम के अंदर माइलिन के फॉर्मेशन का काम करता है एक्सेप्ट फॉर द टू लोकेशंस दैट इज स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड और ऑप्टिक नर्व को अटैक नहीं करेगा आपका जेसी वायरस और उनके अंदर कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, अब जेसी वायरस जो होता है ये किन लोगों के अंदर ये एंसेफेलोपैथी कॉज कर रहा है, ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी ये कॉज कर रहा है ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, जैसे कि जिसको एचआईवी प्लस एचआईवी होगा या फिर ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स, एचआईवी के अंदर मोस्ट कॉमन। ठीक है, अब ये जो आपका जेसी वायरस का इन्फेक्शन है ये आइट्रोजेनिक भी हो सकता है, मतलब कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी को कम करता है, जैसे कि नेटलिजुमैब जो कि हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर दे रहे थे, रेटुक्सीमैब। ये ड्रग्स जो होते हैं आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है, थोड़ा सा जो इम्यूनिटी को कम करता है और उसके अंदर फिर जेसी वायरस का इन्फेक्शन होकर प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी हो सकती है। अब आपको क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखने को मिलेगा, विजुअल डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, मोस्ट कॉमनली विजुअल डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, इंपेयर्ड कॉग्निशन, सीजर्स और हेमिपेरेसिस। ये 4 क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। मैंने बोला कि आपके जो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं वो ऑप्टिक नर्व में माइलिनेशन का काम नहीं करते और जेसी वायरस जो है सिर्फ ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स को ही अटैक करता है। मतलब जेसी वायरस आपके ऑप्टिक नर्व को अटैक करेगा क्या, नहीं करेगा। तो फिर ऐसा क्यों है कि विजुअल डिफेक्ट्स आ रहे हैं? विजुअल डिफेक्ट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो ऑप्टिक रेडिएशन आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है उसको जरूर अटैक कर रहा है आपका जेसी वायरस, तो उस ऑप्टिक रेडिएशन के अटैक के कारण आपको विजुअल डिफेक्ट्स देखने को मिल रहा है। इस सवाल को अगर हम सॉल्व करें तो आपको इन प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्ब इज नॉट इन्वॉल्व, फ्रंटल कॉर्टेक्स, सेरेबेलम, मिडब्रेन सब इन्वॉल्व रहेंगे, स्पाइनल कॉर्ड और ऑप्टिक नर्व ये इन्वॉल्व नहीं रहता है प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी के अंदर जो कि जेसी वायरस कॉज करता है। इसके अंदर आप जो इन्वेस्टिगेशन करोगे वो रहेगा एमआरआई। एमआरआई के अंदर आपको नॉन एनहांसिंग लीजन्स देखने को मिलेंगे, सीएसएफ आपको ए सेलुलर देखने को मिलेगा, मतलब कोई सेल काउंट आपको बढ़ा हुआ नहीं दिखेगा। रीजन बड़ा सिंपल है, ये आपको कंडीशन हो रही है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों के अंदर। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों के अंदर ऑलरेडी सेल्स जो होते हैं वो कम होते हैं, तो आपको सीएसएफ जो है असेलुलर देखने को मिलेगा। पीसीआर आप कर सकते हो फॉर जेसी वायरस, अगर डायग्नोसिस डाउटफुल है तो ब्रेन बायोप्सी कर सकते हो। लेकिन इस डिसीज का दैट इज प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी का इसके अगेंस्ट कोई इफेक्टिव थेरेपी जो इसको क्योर करे नहीं अवेलेबल है, तो डेथ जो है ऑनसेट ऑफ डिसीज के 3 से 6 महीने के बाद इनएविटेबल है। फिर हम बात करते हैं आपके क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के बारे में। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है मेनिंजाइटिस का इन एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स। जो ऑर्गेनिज्म इसको कॉज करता है दैट इज क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स। इसमें 3 क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट होता है, हेडेक और फीवर के अलावा इंट्राक्रेनियल टेंशन जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है। सीएसएफ एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके वायरस की तरह नॉर्मल ग्लूकोज देखा जाएगा या फिर लो नॉर्मल ग्लूकोज देखा जाएगा। बाकी सारी चीजें आपको पता है। माइल्ड प्लियोसाइटोसिस देखने को मिलेगा जो कि लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट होगा। सीएसएफ का प्रेशर बढ़ा रहेगा ड्यू टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल टेंशन और एक स्पेशल स्टेन होता है दैट इज इंडिया इंक जो कि नेगेटिव स्टेनिंग करता है, ये भी यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिलेगा क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत में हम एम्फोटेरिसिन बी प्लस फ्लूकोनाजोल देते हैं, मेंटेनेंस थेरेपी में सिर्फ और सिर्फ फ्लूकोनाजोल देते हैं। फिर हम बात करते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में। टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक्चुअल में एक मोस्ट कॉमन कॉज होता है स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन का इन एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट। क्या होता है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन का इन एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स। ये अक्वायर्ड होता है वाया कैट्स और जो ऑर्गेनिज्म इसको कॉज करता है दैट इज टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। इसमें आपको फीवर और हेडेक के साथ क्या देखने को मिलेगा, आपको फोकल न्यूरल डेफिसिट देखने को मिलेगा क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन आपके ब्रेन के अंदर क्रिएट हो रहा है जो कि फोकल न्यूरल डेफिसिट जो है कॉज करेगा। इसमें भी आपको जो है ग्लूकोज के लेवल्स नॉर्मल देखने को मिलेंगे, जो लिम्फोसाइट रिच आपको लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट प्लियोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, प्रोटीन की वैल्यू इंक्रीज दिखेगी। और ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या देंगे, कॉट्रिमोक्सोजोल मतलब सल्फामेथोक्सोजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम। फिर हम बात करते हैं न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के बारे में। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के अंदर अगर आप देखोगे